वेलकम एवरीवन। आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो विल स्टार्ट विद बायोडाइवर्सिटी। दैट बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली डिस्क्राइब्ड एज द रिचनेस and the variety of life on earth. It is considered as the most complex and important feature of our planet, right? So अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज इन एन इकोसिस्टम, राइट? So we can say biodiversity includes number of different organisms and their relative frequency in an ecosystem, right? In previous lectures we have understand that ecosystem is basically interaction of organism among themselves and interaction of animal with their physical surrounding, right? So biodiversity also holds an ecological as well as economic significance, right? So जब भी हम ecological significance की बात करते हैं, it includes nourishment, housing, fuel, clothing, और हम इसमें medicines भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे resources हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, राइट? और जब हम बायोडाइवर्सिटी के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स टूरिज़्म, और इस केस में इसको हम इको टूरिज़्म कहते हैं। नाउ बायोडाइवर्सिटी हमारी बहुत टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो एज इट्स नेम सजेस्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज बेसिकली वेरिएशन इन genes within a species, right? Or we can say कि it includes genetic difference between individuals and population of same species, right? So here same species is an important term. So basically genetic diversity variation है among individuals या population of same species की, कि उनमें कितना जेनेटिक वेरिएशन है, कितने डिफरेंसेस हैं उनके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीन्स, राइट? तो इसमें हमारा डीएनए, एलील वेरिएशन, राइट, या इधर इंटायर जीनोम में कितने डिफरेंसेस हैं, इन सब को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कंसीडर करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट इन इंडिया there are more than 50,000 genetic different strain of rice and 1000 varieties of mango, right? जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि all these are the genetic different variety of rice. ये सारे की सारी राइस हैं, बट दे आर डिफरेंस ड्यू टू देयर जेनेटिक कोड, राइट? दिस इज आर्बोरियो, लॉन्ग वाइट, जासमिन, वाइट बासमती, राइट, ऑस्ट्रेलियन सुशी, ब्राउन बासमती, ये सारे आर एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। नाउ द नेक्स्ट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, राइट? सो अभी हमने डिस्कस करा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द वेरिएशन अमोंग स्पीशीज, राइट? कि एक स्पीशीज में कितने वेरिएशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बट जब हम स्पीशीज की बात करते हैं तब वी से दैट कि एक इकोसिस्टम में कितने वेराइटी ऑफ स्पीशीज हैं, दैट इज देयर स्पीशीज डाइवर्सिटी, राइट? अब स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज स्पीशीज रिचनेस, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, राइट? और सेकंड होता है हमारा स्पीशीज इवननेस, दैट इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज इन रिलेशन टू अदर, राइट? सो एक स्पीशीज, एक इकोसिस्टम में कितने डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं और उन स्पीशीज का रिलेटिव अबंडेंस कितना है इन रिलेशन टू अदर, ये सारा का सारा स्पीशीज डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स में आता है।
and species diversity is variety of species in an ecosystem. तो फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रेट बैरियर रीफ जो कि एक इकोसिस्टम है उसको हम कंसिडर करते हैं, राइट, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ मरीन इकोसिस्टम. तो उस इकोसिस्टम में वी हैव कोरल्स, वी हैव फिश, invertebrates, and sharks, rays, and dolphins. So all these are different type of species. So these are just species variety, species diversity, right? And species richness, that Great Barrier Reef is a home to more than 1500 species of fish, 400 species of coral, and hundreds of other marine species, including rare and endangered, right? So here the concept of species richness or species abundance, richness and evenness is clear, right? Now here you can see an underwater picture of Great Barrier Reef. We can easily see यहाँ पर हमारे पास different types के corals हैं, right? और different type की fishes भी हैं हमारे पास, right? So it shows species diversity in term of species richness as well as evenness. Now the next is ecological diversity. So ecological diversity is referred to variety of ecosystem, habitat या community या ecological process जो किसी भी एक given area में exist करता हो, right? Now ecological diversity it encompasses different ecosystems as well as their interactions between organism within these ecosystem, right? एक ecosystem में organism का interaction और एक गिवन एरिया में कितने इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में भी इंटरेक्शंस हैं, दैट इनकम्पासेस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट? सो फॉर एग्जांपल वी कैन से in India there are desert, there are rainforest, there are mangrove, coral reef, wetland, estuaries, alpine meadows. So all these are example of ecological diversities, that there are variety of ecosystem in a given area, right? Discuss about the species variety of Earth and that of India. So according to IUCN, the total number of plant and animal species described, they are more than 1.5 million, and out of this 70% of all species recorded are animals, and the plants they comprise 22% of the total. Now the among animals, insects, they are the most species rich taxonomic group, and insect belong to phylum arthropods, right? They make up more than 70% of the total, right? And this means that out of every 10 animal, 7 are insects. Now the number of fungi species is more than the combined total of fish, amphibians, reptile and mammals. Now when we talk about biodiversity in India, there are major key highlights that India is a global biodiversity hotspot, right? And out of the total world recorded species, 7.8% of them are in India, right? And we have 4 biodiversity hotspot, that is the Himalaya region, Indo-Burma, Western Ghats and the Nicobar Islands. नाउ अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे जोग्राफिकल एरिया को बोला जाता है जहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी इज़ मैक्सिमम, एंड वो डाइवर्सिटी कहीं किसी और इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं होती है, राइट? नाउ इंडिया कंटेन्स over 45,000 species of plant, 91,000 species of animals, right?
and we also have diverse ecosystem, or we can say a ecosystem diversity, that in India we have forest, wetlands, desert, grassland, coastal and marine ecosystem. Right now we talk about endemism. सो इन हमारे कंट्रीज में ऐसे स्पीशीज़ हैं एनिमल और प्लांट की विच आर फाउंड नोवेयर, राइट। सच स्पीशीज़ को हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं, राइट, कि एक ऐसी स्पीशीज़ जो एक ही विद इन अ जोग्राफिकल एरिया पाई जाती है, और किसी जोग्राफिकल एरिया में वो स्पीशीज़ हमें नहीं देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट आर प्रोटेक्टेड एरिया। नाउ India has well established network of protected areas. It includes national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve. Now we'll talk about the pattern of biodiversity. अभी तक we have discussed what is biodiversity, that variety of life or variety of organisms in an ecosystem, right? It can be plant, it can be animal, or it can be microscopic organisms. We have described the three types of biodiversity, that is genetic, species and ecological diversity. Now अब हम बात करेंगे कि क्या बायोडाइवर्सिटी में एक पैटर्न शो करती है बायोडाइवर्सिटी। सो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है। नाउ अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, एक जनरल पैटर्न देखा जाता है कि जब भी हम इक्वेटर से अर्थ के पोल की तरफ मूव करते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होनी शो होती है, राइट। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है तो स्पीशीज वैरायटी डिक्रीज हो रही है, राइट। तो स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज अबंडेंस दोनों ही कंपोनेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, राइट। और इसी का वाइसा वर्सा होता है, जब भी हम पोल से टुवर्ड्स द इक्वेटर मूव करते हैं बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती है, स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज अबंडेंस इंक्रीज होती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट latitudinal gradient. Now there are some key features to it, such as high biodiversity in tropic regions, right? So tropic region near the equator, they are rich in species diversity, right? For example, the Amazon forest, the Southeast Asian forest, right? African Congo. Now in contrast to that, polar regions, they have lower biodiversity, right. Polar regions like Arctic and Antarctic, they have fewer species and simpler ecosystem, right. Due to harsh climate and extreme conditions, they limit the survival, right. तो जब हम ट्रॉपिक रीजन की बात करते हैं, ट्रॉपिक रीजन में वी हैव वेराइटी ऑफ सीजन्स, राइट। एक अ बैलेंस एवरेज टेम्परेचर इज देयर। बट जब हम पोलर रीजन की बात करते हैं, हार्श क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो ये सब कंडीशंस दे लिमिट द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, राइट। नाउ वी हैव टॉक अबाउट द इक्वेटर and the poles. Now an intermediate biodiversity exists in temperate zone, right. So area between tropic having maximum biodiversity and the poles having minimum biodiversity, there exists a moderate biodiversity in temperate regions. For example, temperate forest, grassland and Mediterranean ecosystem. Now, the diversity of plant and animal is not uniform throughout the world, but shows a rather uneven distribution. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. In general, species diversity decrease as we move away from the equator towards the pole. हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट.
जब हम इंडिया की बात करते हैं तो मच ऑफ इट्स एरिया हमारा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आता है, राइट। सो वी हैव मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो जब हम बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि हमारा साउथ अमेरिका में है, कॉन्टिनेंट में आता है, राइट। इट इज़ अ लार्जली ट्रॉपिकल एरिया एंड द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। सो यहाँ पर 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट, 3,000 फिश, 1,300 बर्ड्स, 472 different species of mammals, right, amphibians, reptiles, and over 1,25,000 different varieties of invertebrates. Now we will discuss कि what are the causes of latitudinal gradient. तो इसमें इस uneven distribution का सबसे पहला रीज़न है climate stability, right. It is seen that tropical region they experience a stable temperature and less seasonal variations, right. जो जितने भी tropical regions होते हैं they have a stable temperature throughout the year and बहुत ही कम सीजनल वेरिएशन वहाँ हमें देखने को मिलता है, विच प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट फॉर स्पीशीज, राइट। एनर्जी अवेलेबिलिटी, अब ट्रॉपिक रीजन है तो ऑब्वियसली दे हैव अ हाई सोलर एनर्जी फॉर प्राइमरी प्रोडक्शन, लीडिंग टू ग्रेटर फूड अवेलेबिलिटी। तो फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इकोसिस्टम भी हमारा लार्ज होगा। नाउ हैबिटाट कॉम्प्लेक्सिटी, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा था दैट इन ट्रॉपिकल रीजन, राइट, दैट we have rainforest, grasslands, coral reefs. So they support a variety of niche and species interaction, right. Now the next is evolutionary time. So tropical region have, अभी हमने बात करी कि ट्रॉपिकल रीजन में क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी रहती है, राइट, एंड ओवर ये स्टेबिलिटी ओवर एवोल्यूशनरी टाइमलाइंस में रही है। तो दिस अलाउड uninterrupted speciation and less extinction. Now the next is speciation rate. Now it is seen that warmer climates and high productivity they promotes faster speciation, right. So in tropical region speciation का rate is faster than that of polar regions, right. Now अभी तक हमने लैटिट्यूड और बायोडाइवर्सिटी का एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अंडरस्टैंड करा कि इक्वेटर में सबसे ज़्यादा रहती है, देन टेम्परेट जोन हैव इंटरमीडिएट बायोडाइवर्सिटी वेयर एज पोलर रीजन्स में मिनिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। नाउ अब एक इकोसिस्टम एरिया और एक स्पीशीज रिचनेस का एक रिलेशन है या नहीं, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप से, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जब भी स्पीशीज रिचनेस और एरिया स्कैन के बीच में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर एस होता है हमारा स्पीशीज रिचनेस एंड आर ए है हमारा एरिया, राइट। सो स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया ये दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंडेंट करते हैं। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो हमें स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी, राइट। अब जो एरिया हम इंक्रीज करते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें स्पीशीज रिचनेस दिख रही है, क्या उस एरिया की भी लिमिट है कि अगर हम कब तक हम एरिया बढ़ाएंगे ना, कि हम एरिया बढ़ाते चले जाएं और स्पीशीज रिचनेस हमें बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 किलोमीटर एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है, 1 किलोमीटर और बढ़ाते हैं तो हमें और देखने को मिलेगी। तो अप टू हम कब तक उस एरिया को इंक्रीज करते रह सकते हैं, उसका एक रिलेशन है जो कि इस ग्राफ में वी कैन क्लियरली सी अ कर्व लाइन, राइट। हम इस कर्व लाइन की बात करते हैं।
अब ये कर्व लाइन हमें क्या दिखा रही है कि जैसे जैसे ग्रेजुअली एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, राइट, ग्रेजुअली एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमारी स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जा रही है, राइट। एंड आफ्टर अ सर्टेन स्केल ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है स्पीशीज रिचनेस, आफ्टर विच इट समवट गेट स्टेबल। तो इस रिलेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं लाइक जब भी अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। सो दिस इक्वेशन विल बिकम s इक्वल्स टू सी ए रेज टू पावर z। अब यहाँ पर c होता है हमारा y इंटरसेप्ट एंड z होता है स्लोप, राइट। सो हम स्पीशीज एरिया समझ गए, इनका रिलेशन समझ गए। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये y इंटरसेप्ट और स्लोप हमारा क्या होता है। नाउ जब हम इस इक्वेशन को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी लाइक log s log c प्लस z log a, राइट। तो जब भी दो वेरिएबल्स इक्वेशंस मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो log हमारा प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर c और a दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो log c प्लस log a हो जाएगा। एंड जो पावर जितनी भी रेज होती है वो लॉगरिथमिक वैल्यू में आगे आ जाती है, तो ये z यहाँ पर आगे आ जाता है। तो जब हम इस इक्वेशन को लॉग इक्वेशन में लिखते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, राइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो जब हम इस लॉग इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है लॉग स्केल का, विच इज दिस वन, राइट। सो अब यहाँ पर y इंटरसेप्ट फॉर एग्जांपल हमने एक ग्राफ बनाया, दिस इज x and this is y, this is species richness and this is area। फॉर एग्जांपल हमारी दिस इज 0 एंड हमारी वैल्यूज़ अगर यहाँ से शुरू होती हैं, राइट। सो y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर y एक्सिस को काटा जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट पर कट रहा है y एक्सिस, तो दिस इज अवर y इंटरसेप्ट, राइट। और जब हम स्लोप को डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दिस इज एरिया x एक्सिस, स्पीशीज रिचनेस y एक्सिस। तो हमारे पास दो ग्राफ्स आते हैं, एक ये और एक ये ग्राफ। तो स्लोप इज बेसिकली द एंगल जिसको हम tan थीटा की वैल्यू में लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 स्लोप सेकंड कहता हूँ, तो जो z होता है इज बेसिकली स्लोप विच इज इक्वल टू द tan थीटा वैल्यू, और थीटा ये हमारा एंगल होता है जिस एंगल पर हमारा स्कोप है। फॉर एग्जांपल इसको हम थीटा 1 और थीटा 2 कहते हैं। तो वी कैन सी दैट कि थीटा 2 एंगल थीटा 1 से ज़्यादा है, राइट। तो जब ज़्यादा है तो ये स्लोप हमारा स्टीप हो जाएगा। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट स्लोप जो है हमारा उसमें एरिया तो बहुत कम रेट पर इंक्रीज हो रहा है और स्पीशीज डाइवर्सिटी एकदम स्पीड से इंक्रीज हो रही है, राइट। बट जबकि अगर हम अपने सेकंड स्लोप में देखें तो एरिया बहुत लार्जली इंक्रीज हो रहा है और स्पीशीज डाइवर्सिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्टीप अगर ज़्यादा होगा स्लोप हमारा तो स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होगी, राइट। So this is all about species area relationship, right? So this relation is between species richness and area for a wide variety of taxa, which turns out to be a rectangular hyperbola, right? So this curve is known as rectangular hyperbola. On a logarithmic scale, अभी हमने डिस्कस करा, the relationship is described as log s log c plus z log a, where s is our species diversity richness, a is area, z is slope and c is equal to y intercept. Now the value of z
is lies between 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group और रीजन। कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो या कितना भी हम रीजन की बात कर रहे हो, तो जो हमारा स्लोप है उसकी वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम 0.1 टू 0.2, राइट। बट अगर हम यही स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप एक लार्ज एरिया की बात करें, जैसे फॉर अबाउट वी टॉकिंग अ सिंगल कॉन्टिनेंटल लेवल पर हम बात कर रहे हैं, तो ये स्लोप जो z है हमारा, इसकी वैल्यू रेंज करती है 0.6 टू 1.2। Now we will discuss the importance of species diversity in an ecosystem, right? अभी हमने species diversity understand करी, दो patterns understand करे कि species diversity और और latitude का क्या relation है और species richness और area का क्या relation है, वो अभी हमने discuss करा। Now we will discuss कि species diversity की एक ecosystem में क्या importance है, right? Now, first is ecosystem stability and resilience. So, diverse ecosystem, they can withstand better without any environmental changes, right? Higher species diversity reduce the chances of invasion of invasive species. Now, higher productivity, diverse ecosystem, they use resource more efficiently, right? Because species they occupy different niche and species competition भी minimum होता है, and it is seen that एक species diverse ecosystem में हमारा primary और secondary productivity is maximum। now एक species diverse ecosystem में बहुत there are numerous ecosystem services such as pollination, right, soil health, water purify and carbon sequestration, and there is a food web balance in a diverse ecosystem. So there are trophic interactions, a variety of species ensure a balanced prey-predator relationship, right? Now this balanced prey-predator relationship की वजह से overpopulation नहीं होगा of prey as well as of predator species, right? Energy flow, biodiversity maintains a effective energy transfer through food chain। अब स्पीशीज डाइवर्स इकोसिस्टम है, तो उनका अडेप्टेशन और उनके जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें इंक्रीज होगी, राइट, क्योंकि वो यूजुअली इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते जा रहे हैं। नाउ विल डिस्कस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज रेफर्स टू डिक्लाइन इन वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, right? It can include a species, ecosystem, as well as genetic diversity, right? So in recent decades, biodiversity loss is accelerated due to human activities and environmental changes, which are a cause of human activities. Now there are key causes to biodiversity loss such as habitat destruction, climatic change, pollution, overexploitation, and invasive species. Now, when we talk about current trends, we have seen that extinctions are occurring at 1000 or 10,000 times than the natural background rate. Now, according to WWF's Living Planet Report 2022, wildlife population have been declined by an average of 69% since 1970, right? And ecosystem collapse of coral reef, wetland, rainforest are seen. Now all this causes a various impacts on our ecosystem, that there are loss of pollinators, a serious decline in soil fertility, water purification is not there, right? So degraded ecosystem, they release store carbon which impact on climate change
or we have heard about the global warming, right? Now decline in ecosystem, mainly of aquatic ecosystem, we can say that decline in fish and agriculture productivity is there, so scarcity of food will be there, right? So the loss of biodiversity in a region, what it can cause that it leads to decline in plant production, it lowers the resistance to environmental perturbations such as drought, and increase variability in certain ecosystem process such as plant productivity, water used, and disease cycles. Discuss the various causes of biodiversity loss. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैबिटाट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. So habitat loss refers to complete destruction and conversion of a natural habitat, right, where the habitat is no longer able to exist, right, कि habitat की existence ही वहाँ ख़त्म हो गई, right. फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट था, उसको हमने काट कर एक एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया, या वहाँ पर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर दी, राइट, या टूरिज्म के लिए कोई पार्क वहाँ पर बनाया, तो वो हैबिटाट तो वहाँ रहा ही नहीं, राइट. उसको एक नेचुरल हैबिटाट को हमने कन्वर्स कर दिया या कम्प्लीटली उसको वहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया. तो जितनी भी वहाँ स्पीशीज़ थी, अब उन स्पीशीज़ को सपोर्ट करने के लिए वो फॉरेस्ट वहाँ नहीं है, राइट, और वह हैबिटाट भी वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो इसको हम हैबिटाट लॉस कहते हैं. नाउ इट हैपन्स ड्यू टू फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, अर्बन डेवलपमेंट, अभी हम डिस्कस करा, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. नाउ द लॉस ऑफ हैबिटाट, इट्स डायरेक्टली एलिमिनेट द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़. ये भी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक हैबिटाट कम्प्लीटली अपने एरिया में से डिस्ट्रॉय हो चुका है, राइट. सो फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट अब वहाँ पर है ही नहीं, तो जितनी भी वहाँ पर स्पीशीज़ को नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स रिसोर्सेज की, जैसे कि फूड, शेल्टर या ब्रीडिंग साइट्स, वो भी डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाती हैं. तो इससे स्पीशीज़ का सर्वाइवल प्रॉब्लमैटिक होता है एंड देयर आर चांसेस कि वो स्पीशीज़ आगे फ्यूचर में एक्सटेंड हो जाए. एंड देयर आर वेरियस कॉजेज for habitat loss such as deforestation. So large scale clearing of forest for activities such as agriculture, lodging, urban expansion, they all are leading cause to habitat loss, right. The next is urbanization and infrastructure development, right. Highway constructions, city constructions, कोई नई सोसाइटी एक्सपैंड हो रही है, राइट. यूजुअली हम सब ऐड देखते ही हैं कि कोई नई सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हो रही है नियर द रिवर साइड. सो उसमें क्या होता है, जितना भी रिवर साइड नेचुरल हैबिटाट था उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है फॉर दैट अर्बन डेवलपमेंट. नाउ द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर. द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, wetland and grassland into agriculture land for crop, livestock and plantation is the major cause of habitat destruction. Mining and resource extraction. So mining activities के लिए भी एक large area of forest को completely destroy कर दिया जाता है, right, for excavation, और इसी excavation से pollution भी होता है. तो अब माइनिंग से होता क्या है कि अब वो फॉरेस्ट जिसमें एनिमल्स थे वो तो रहा नहीं, राइट, एज वेल एज हर एक एनिमल की अपनी रेंज होती है, राइट. फॉर एग्जांपल जैसे एक बर्ड एक ट्री पर अपना नेस्ट बनाती है, वो ट्री उसका हैबिटाट है, पर अगर अब वो बर्ड कुछ किलोमीटर्स तक आगे जाती है फॉर फूड, तो वो उसकी हैबिटाट रेंज हो जाती है. तो ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक हैबिटाट होता है, एक नीश होता है जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेगा, और एक उसकी रेंज होती है कि वो उस रेंज तक ट्रैवल करता है फॉर वेरियस नेसेसरी रिसोर्सेज, राइट, फॉर एग्जांपल फूड, वाटर एंड एक्सेट्रा. सो अब माइनिंग से एनिमल्स की रेंज भी इफेक्ट होती है, राइट. फॉर एग्जांपल अब
एक एलिफेंट के हैबिटाट रेंज में, वो जिस रेंज तक एक एलिफेंट ट्रैवल करता है, वहाँ अगर बीच में हमें कोई भी माइनिंग एक्टिविटी चल रही हो तो उनसे उन एनिमल की, एक तो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो गया, पोल्यूशन हो रहा है, और उन एनिमल्स की हैबिटाट रेंज भी उनसे छीन ली गई। तो इससे उनके नेसेसरी रिसोर्स जैसे कि फूड पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इससे पॉपुलेशन एक्सटेंशन के भी चांसेस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। सो अ शिफ्ट in climatic pattern or eliminate habitats, right? It such as rising sea levels in inadequate coastal habitats or warming temperature alter the ranges of species, right? So habitat किसी भी habitat हो, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, तो अगर फॉरेस्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो टेम्परेचर, हम यूजुअली अब ऑब्जर्व करते हैं कि मेजर सिटीज़ में ग्रीनरीज नहीं है, राइट? वी डोंट हैव दैट मैनी ग्रीन एरियाज। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज़ करता है। हम क्लाइमेट में फ्लक्चुएशंस देखते हैं कि गर्मी बहुत होता हो जाती है क्योंकि एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया, और जब रेनफॉल होता है तो यूजुअली फ्लड आता है। तो इससे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस पर बहुत असर पड़ता है। नाउ इन दिस यू कैन सी हैबिटाट लॉस एंड हैबिटाट फ्रैगमेंटेशन। सो अब हैबिटाट फ्रैगमेंटेशन में क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने हैबिटाट लॉस में डिस्कस करा कि एक लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट था, उसको टोटली ही डिस्ट्रॉय करके हमने उसे माइनिंग साइट में डेवलप कर दिया, राइट? अब हैबिटाट फ्रैगमेंटेशन में क्या है, एक लार्ज एरिया फॉरेस्ट हमने उसको डिस्ट्रॉय करने की बजाय उसको फ्रैगमेंटली ही डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट? उसको छोटे छोटे एक पैचेस उसमें कंस्ट्रक्ट कर दिए फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट, राइट? So habitat fragmentation is a process by which large or continuous habitat are broken into smaller, अभी हमने डिस्कस करा, और isolated patches. While the habitat may still exist, but it is no longer a continuous ecosystem. अब जो पैचेस बने, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में वी कैन क्लियरली सी एक हैबिटाट के फ्रैगमेंटेशन से हमने वहाँ पैचेस बन गए। अब इससे जो कंटिन्यूस एक इकोसिस्टम था, अब उस कंटिन्यूस इकोसिस्टम में रिसोर्स शेयरिंग भी थी, स्पीशीज कंपटीशन में बैलेंस भी था। बट जब फ्रैगमेंटेशन हो गया उस एक इकोसिस्टम का, उस हैबिटाट का, तो अब उन पैचेस में दे आर नॉट इनफ रिसोर्सेज फॉर स्पीशीज सर्वाइवल, राइट? और कंपटीशन भी मैक्सिमम हो जाएगा, राइट? Now there are various causes such as land use, right? Conversion of a large forest into small agriculture lands और road, urban development, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस करा था रिवर साइड सोसाइटी। उसमें क्या हो रहा है, एक फॉरेस्ट को हमने पैचेस में डिस्ट्रॉय करके कहीं सोसाइटी डेवलप कर दी, कहीं पर अम्यूजमेंट पार्क, कहीं पर कोई रिजॉर्ट, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये सारा का सारा हैबिटाट फ्रैगमेंटेशन में आता है। नाउ द नेक्स्ट cause of biodiversity loss is over exploitation. Now over exploitation, as its name suggests, it is the overuse or unsustainable use of natural resources. अब यहाँ पर एक टर्म हम यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब सस्टेनेबल यूज़ का बेसिकली मीनिंग यही है कि रिसोर्सेज को उतना ही यूज़ करा जाए जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, राइट? हम रिसोर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करें, ना कि हम अपने ग्रीड के अकॉर्डिंग कि और है तो वी कैन यूज़ इट, राइट? So this is a sustainable use of natural resource, that we use natural resource for our needs only, right? And उसमें से कुछ रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन भी रहे ताकि आने वाली जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके फॉर देयर बेनिफिट। Now there are various forms of exploitation such as overhunting and overfishing,
right? Hunting for food, medicine, hunting as a sport or a trade, राइट. सो ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग, अगर किसी लेक में एक फ़िश की ओवर फिशिंग हो जाए, राइट, सो अब वो स्पीशीज़ वहाँ पर नहीं है. तो अभी हमने पढ़ा था एक इकोसिस्टम में स्पीशीज स्पीशीज इंटरेक्शन है, और स्पीशीज और उसका फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है, और हर स्पीशीज का एक इकोसिस्टम में अपना ही इम्पोर्टेंस है. तो अब अगर किसी भी एक स्पीशीज के उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट ना होने से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल ओवर फिशिंग ऑफ कॉड एंड ट्यूना. अब इससे स्पीशीज तो एक्सटेंड भी हो रही है और एक इकोलॉजिकल सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा है, राइट. जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ओवर हंटिंग ऑफ एलिफेंट, राइनोस, राइट, फॉर आइवरी और फॉर स्पोर्ट और फॉर ट्रेड भी किया जाता है. इससे एलिफेंट और राइनो की पॉपुलेशन तो डिक्लाइन हो ही रही है, एज वेल एज जिस इकोसिस्टम या जिस हैबिटाट में वो हैं वहाँ का भी इकोलॉजिकल सिस्टम डिसबैलेंस होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, लॉजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड द लास्ट इज एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, वाइल्ड लाइफ ट्रेड, राइट. सो इलीगल एंड अनसस्टेनेबल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ including exotic pet trade, medicinal use of plant and animals. Now mining and resource extraction, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कि माइनिंग इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, उस एरिया को पॉल्यूट करता है, राइट. हैबिटाट का लॉस भी होता है माइनिंग से, और हैबिटाट फ्रैगमेंटेड भी होता है माइनिंग से. तो जब उस एरिया में एक तो ऑब्वियसली एक हैबिटाट डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो स्पीशीज़ का सर्वाइवल के चांसेस वहाँ पर कम हो जाते हैं. और अगर समहाउ वो स्पीशीज़ उस फ्रैगमेंटेड हैबिटाट में सर्वाइव करने अडेप्ट भी हो जाती है, तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी पॉल्यूशन क्रिएट हो चुका है. वाटर सप्लाई में पॉल्यूशन है, वहाँ के एयर में पॉल्यूशन है, राइट, और वहाँ के सॉइल में पॉल्यूशन होता है माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से. तो इन सब से स्पीशीज रिचनेस और ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस ऑफ होता है, राइट. नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो इसमें आता है हमारा स्पीशीज एक्सटेंशन, हैबिटाट डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एंड डिसरप्शन ऑफ फूड चेन, जो कि अभी हमने डिस्कस करा था कि हर एक स्पीशीज़ का अपना रोल है एक फूड चेन में या फूड वेब में या एक इकोसिस्टम में. तो वो जैसे ही डिसरप्ट होगा एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन. अब ये एलियन स्पीशीज वो नहीं है जो दूसरे प्लैनेट से आते हैं, अलग होता है. सो एलियन स्पीशीज को हम बेसिकली ऐसा ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का नहीं है, उसको दूसरे किसी इन्वायरमेंट से लाया गया, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, उसको किसी न्यू इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, राइट. तो उसको हम इन्वेजिव स्पीशीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर हाइसेंथ सुना है, जिसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है. इट इज़ एन इन्वेजिव स्पीसीज. वो इंट्रोड्यूस की गई थी फॉर इट्स ऑर्नामेंटल पर्पस, बट अब उस स्पीशीज़ का नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ नहीं है, तो वो बहुत हाई रेट से ग्रो करती है, दूसरे स्पीशीज़ से compete करती है फॉर द रिसोर्सेज जो वहाँ पर नेचुरली हैं, राइट. इससे नेचुरल स्पीशीज़ का एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट. सो नाउ हाउ डज एलियन स्पीशीज़ कंट्रीब्यूट. अभी कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, अभी हमने डिस्कस करा कि वो स्पीशीज़ उस नेटिव इकोसिस्टम का पार्ट ही नहीं है, राइट. अब हम एक ऐसी स्पीशीज़ को फॉर एग्जांपल किसी फॉरेस्ट में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस कर दे, हमने एक ऐसा एनिमल एक फॉरेस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि वहाँ का है ही नहीं, और उसका वहाँ कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, तो उसकी उस पहली बात तो उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन चेक करने के लिए कोई नहीं है, उसको किसी से कंपटीशन नहीं करना, राइट. उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर ही नहीं है, तो उसको एडवांटेज है ओवर द नेटिव स्पीशीज़, राइट, फॉर फूड एंड रिसोर्सेज. Now the next is disease transmission. Alien species, they can introduce new disease to native species,
right, which may have no immunity to these pathogens, right. अब फॉर एग्जांपल किसी भी एक इकोसिस्टम में देर आर न्यूमरस स्पीशीज और हर स्पीशीज में देर आर सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, जिससे उन स्पीशीज को कभी इफेक्ट नहीं पड़ता और उस इकोसिस्टम में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि देर इज अ बैलेंस। अब यही स्पीशीज को अगर हम किसी न्यू इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो तो उस इकोसिस्टम के लिए वो स्पीशीज भी नया है और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अपने साथ कैरी कर रहा है वो भी नए हैं, तो इससे डिजीज ट्रांसमिशन का चांस बढ़ता है, जिससे कि नेटिव पॉपुलेशन में डिक्लाइन भी देखा जाता है, राइट। सो हैबिटाट ऑल्टरेशन भी होता है। अब हैबिटाट ऑल्टरेशन में क्या होता है, दैट एलियन स्पीशीज वो उस हैबिटाट को अनसूटेबल बनाती है फॉर सर्वाइवल ऑफ द नेटिव, राइट। जैसे हम वाटर हाइसेंथ एक बहुत कॉमन एलियन इन्वेजिव स्पीशीज है, राइट, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। अब वो स्पीशीज व्हाट इट डज दैट, सबसे पहले तो वो रिसोर्स के लिए compete करती है और इनका ग्रोथ रेट इज वे मोर हायर देन दैट ऑफ नेचुरल स्पीशीज, राइट। दे compete फॉर रिसोर्स, उनका रिप्रोडक्टिव रेट भी काफ़ी हाई है, राइट, एंड दे कंज्यूम मोर रिसोर्सेज। तो वाटर हाइसेंथ वाटर में ऑक्सीजन को सारी ऑक्सीजन को यूज़ करना शुरू करता है धीरे धीरे, जिससे बाकी स्पीशीज़ के लिए वो रिसोर्स नहीं रहता। तो जिस भी वाटर बॉडी पर वाटर हाइसेंथ की ग्रोथ काफ़ी देखी जाती है तो वहाँ पर फिशेस की पॉपुलेशन हमें बहुत मिनिमम देखने को मिलती है, राइट। तो इससे हैबिटाट ऑल्टरेशन तो हो ही रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। सो सम species they can interbreed, some alien species they can interbreed with native species, right, creating a hybrid. Now this hybrid may not be as fit or may lead to loss of distinct genetic lineages. Now what are the consequences of alien species? Loss of native biodiversity हम डिस्कस कर चुके हैं। डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, अभी हमने वाटर हाइसेंथ का एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कर लिया था। एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड द लास्ट इज रिडक्शन इन इकोसिस्टम फंक्शनिंग। ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ विल डिस्कस व्हाई शुड वी कंजर्व। सो दिस कंजर्वेशन वी कन्वर्ट इट, वी कैटेगराइज इट इन 3 categories, that is narrow utilitarian, broadly utilitarian and ethical. So जब हम narrow utilitarian की बात करते हैं तो there are arguments that we derive direct benefits from ecosystem, right, in form of food, firewood, construction material, industrial products, medicinal and etc. So all these are direct benefits. Now जब भी हम broadly utilitarian की बात करते हैं, the argument says that biodiversity play major role in ecosystem services that nature provides. For example, अगर हम बात करें Amazon forest की, so Amazon forest alone it provide 20% of total oxygen in the earth atmosphere, right? So Amazon forest को हम lungs of the earth भी कहते हैं। Now the ethical argument for conserving biodiversity is that there are millions of plant, animals and microbe species हैं जिनके साथ हम ये planet शेयर करते हैं, right? Now we need to understand कि every species, चाहे वो एक plant हो, animal हो या एक microscopic species ही क्यों ना हो, एक ecosystem में हर species का अपना एक वैल्यू है, एक प्लेस है और एक इम्पोर्टेंस है, राइट। चाहे उस स्पीशीज़ का हमें इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, उससे हम उस स्पीशीज़ की इम्पोर्टेंस को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि अगर किसी स्पीशीज़ से हमें कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मिल रहा है तो ही हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, अगर हमें उससे नहीं मिल रहा है तो हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ये स्ट्रैटेजी हम वर्क नहीं कर सकते, ऐसा एथिकल आर्गूमेंट्स कहते हैं कि हर स्पीशीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जो कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी, राइट, एज पूरे प्लानट पर एक इकलौते हम स्पीशीज़ है विच आर द मोस्ट कॉग्निटिवली डेवलपमेंट, राइट।
और हम प्लैनेट को शेयर करते हैं इन प्लांट्स, इन एनिमल, इन माइक्रो स्पीशीज़ के साथ। तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि अर्थ पर हमारे आने से पहले मिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। सो इट इज़ देयर फर्स्ट राइट। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम ज़्यादा ही एडवांस हो गए हैं बाकी स्पीशीज़ से या ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं तो हम उन स्पीशीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे फॉर आवर यूज़, राइट। सो इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी to protect every plant, animal, or even microscopic species in this planet. Now, अब there are various conservation strategies. तो इसको हम broadly दो में divide करते हैं। सबसे पहले आता है in situ conservation और next आता है ex situ. Now, in situ conservation कहता है कि animal it should be conserved in its natural habitat, right? अगर हमें कोई क्रोकोडाइल स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो हम उसको उसी के नेचुरल इन्वायरमेंट जो कि एक शैलो वाटर बॉडी है उसी में उसको प्रोटेक्ट करें, राइट। या अगर हमें किसी एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना है या किसी टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो हम उसी फॉरेस्ट में उस एनिमल को प्रोटेक्शन दें जहाँ पर वो नेचुरली प्रेजेंट है, राइट। ये नहीं कि उसको उठा के हम किसी जू में रख दें फॉर इट्स प्रोटेक्शन। तो इन सिटू कंजर्वेशन इट स्टेट दैट कि उस स्पीशीज की कंजर्वेशन उसके नेचुरल हैबिटाट में होनी चाहिए, राइट। अब इससे क्या है, इससे इकोसिस्टम प्रोटेक्शन होता है, स्पीशीज़ का प्रोटेक्शन होता है। अब फॉर एग्जांपल अब हम एक टाइगर स्पीशीज़ को इन सिटू कंजर्वेशन में प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमें उसके लिए उस स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि हम टाइगर को प्रोटेक्ट करेंगे। टाइगर के साथ साथ उसका जो नेचुरल हैबिटाट है जो अब किसी फॉरेस्ट में है या किसी ग्रासलैंड में है तो हम उस हैबिटाट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। और जब हैबिटाट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो एज वेल एज हम इकोसिस्टम भी हमारा प्रोटेक्शन में है, राइट। सो मेन गोल है इन सिटू कंजर्वेशन का, स्पीशीज कंजर्वेशन हो गया, उसका हैबिटाट या उसका इकोसिस्टम का कंजर्वेशन जो कि हमने अभी डिस्कस करा, राइट। अब इन सिटू कंजर्वेशन इट मेंटेन्स नेचुरल जेनेटिक डाइवर्सिटी, राइट। नाउ sustainability, that in situ conservation it promotes long term ecosystem sustainability and resilience, right। अब हम ex situ conservation की बात करते हैं। सो ex situ conservation is based on that कि हम उस स्पीशीज़ का प्रोटेक्शन उसके आउटसाइड नेचुरल हैबिटाट में करेंगे और जो एरिया हम आउटसाइडली सेलेक्ट करेंगे वो एक इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड एरिया होगा, राइट। फॉर एग्जांपल जू हो गया, एक्वेरियम हो गया, बोटैनिकल गार्डन, सीड बैंक, ये सब एग्जांपल्स हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में, राइट। एक जू कोई इन सिटू किसी एनिमल का नेचुरल हैबिटाट जू नहीं होता, राइट। उसका कोई फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा या कोई एक्वाटिक इकोसिस्टम होगा, राइट। ऐसे ही एक्वेरियम्स किसी भी एक्वाटिक स्पीशीज का नेचुरल हैबिटाट नहीं है, राइट। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन का प्राइमरी फोकस होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज, जेनेटिक मटेरियल एंड आउटसाइड नेचुरल हैबिटाट, कि हम उस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करें, उसके जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन है उस जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट करके रखें, राइट। इनका मेन गोल है फॉर रिसर्च, स्पीशीज कंजर्वेशन, ब्रीडिंग एंड पोटेंशियल री इंट्रोडक्शन, राइट। अब कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि एक इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज हो गई है, राइट। तो अब उसको उसके नेचुरल हैबिटाट में छोड़ देना पॉसिबल नहीं होगा तो उस केस में हम एक्स सिटू कंजर्वेशन अडॉप्ट करते हैं जहाँ पर हम उसको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखते हैं, राइट, फॉर इट्स प्रोटेक्शन and for potential reintroduction, right। And ex situ conservation in terms of stability may not be sustainable without proper management and reintroduction plans. Now the next will say, for example, national parks, wildlife reserves, they are all examples of in situ. This is in C2 and this is X C2.
राइट. सो इन AC2 कंजर्वेशन जो स्पीशीज है दे एग्जिबिट देयर नेचुरल बिहेवियर्स एंड इंटरेक्शन, वेयर एज XC2 में जो एनिमल है वो अपना नेचुरल बिहेवियर एंड इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस लूज कर देता है, क्योंकि क्योंकि वो स्पीशीज़ को हैबिट है कैप्टिविटी में रहने की. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक टाइगर स्पीशीज़ का, अगर हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो अगर हम उस टाइगर को उसके ही नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो टाइगर अपने स्किल्स जो कि एक टाइगर के लिए नेसेसरी हैं, जैसे कि प्रिडेशन, राइट, हंटिंग, प्रिडेशन हो गया, वो सब वो एग्जिबिट कर पाएगा. राइट, वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना सीखेगा. राइट. अब जब भी हम उस टाइगर को, अगर हम XC2 कंजर्वेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो अब एक केज में बैठा हुआ टाइगर कभी भी प्रिडेशन स्किल्स नहीं सीख पाएगा, वो नेसेसरी स्किल्स नहीं सीख पाएगा जो कि एक टाइगर को आनी चाहिए फॉर इट्स सर्वाइवल. राइट. और इसलिए देखा भी जाता है कि जब भी टाइगर का कब, अगर जू में ही कोई टाइगर है, उसका कब जू में ही पैदा हुआ है, तो वो नेचुरल एबिलिटीज़ नहीं अडेप्ट कर पाता, जैसे कि प्रिडेशन हो गया, राइट, फूड सर्चिंग, प्रोटेक्शन, ये सब स्किल्स वो एनिमल अडॉप्ट नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर एक कैप्टिविटी में बड़ा हुआ है. राइट. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? दैट इट प्रोटेक्ट्स एन एंटायर इकोसिस्टम, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, इट प्रिजर्व्स नेचुरल एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस. जबकि XC2 की हम बात करें, XC2 हंटिंग, पोचिंग जैसे इमीडिएट जो थ्रेट है एनिमल्स पे, उनसे उनसे प्रोटेक्ट करता है. राइट. पॉपुलेशन रिकवरी में हेल्प करता है, और एनिमल के बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं. अब डिसएडवांटेज क्या है इन सीटू का? इन सीटू का डिसएडवांटेज है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फ्रैगमेंटेशन एंड वी रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एंड इन्फोर्समेंट. वेयर एज XC2 में हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है. राइट. स्पीशीज रीइंट्रोडक्शन का डेंजर है, जेनेटिक बॉटलनेक, लॉस ऑफ नेचुरल बिहेवियर. अभी हमने उस टाइगर के केस में डिस्कस करा था कि टाइगर कब अगर केज में पैदा होता है और वो केज में ही बड़ा हुआ है वो टाइगर का कब, तो उसमें हंटिंग स्किल्स नहीं होंगे, प्रे को कैसे ढूंढना है, हाउ टू वेट, हाउ टू हाइड इन अ फॉरेस्ट. राइट. ये सब स्किल्स वो टाइगर नहीं सीख पाएगा कभी भी. फॉर इन सिटू एग्जाम्पल हम बात करें, टाइगर इन सुंदरबंस, राइट, अफ्रीकन एलिफेंट्स इन सवानास. और XC2 की हम बात करें, हमारे दिल्ली में ही इतना बड़ा जूलॉजिकल पार्क है जहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज देखने को मिलते हैं. राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन.